डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। दिल्ली एनसीआर को पीएम मोदी की सौगात। पीएम मोदी ने मेरठ मेट्रो और नमो भारत ट्रेन का किया शुभारंभ। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कांग्रेस के शर्टलेस प्रोटेस्ट पर किया वार। कहा, कांग्रेस ने एआई समिट को गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। झारखंड विधानसभा के बजट में ग्रामीण विकास कार्य को दी गई प्राथमिकता। अनुपूरक बजट में पंचायती विभाग को मिले 605 करोड़ रुपए। सत्र के चौथे दिन मंत्री दीपिका पांडेय ने दी जानकारी। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने लोरमी प्रवास के दौरान मनियारी नदी पर निर्माणाधीन पुल का किया औचक निरीक्षण। पुल निर्माण की धीमी गति पर जताई कड़ी नाराजगी। अधिकारियों को लगाई फटकार। ठेकेदार पर कार्रवाई के दिए निर्देश। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। स्टेट लाइव की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के शेष हिस्सों का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने सराय काले खास से मेरठ के बेगमपुल स्टेशन तक नमो भारत ट्रेन का शुभारंभ किया। इसके साथ ही मेरठ मेट्रो का भी उद्घाटन किया। इस परियोजना के तहत दिल्ली मेरठ के बीच यात्रा समय घटकर 55 मिनट हो गया है। इस उद्घाटन समारोह के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। उद्घाटन के बाद पीएम ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अब योजनाएं लटकती भटकती नहीं है। पीएम ने मेरठ में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ कर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी कार्य संस्कृति है कि जिस काम का शिलान्यास किया जाए उसे पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिया जाए। इसलिए अब परियोजनाएं पहले की तरह लटकती और भटकती नहीं है। अब सराय काले खा, आनंद विहार, गाजियाबाद और मेरठ इन स्टेशन पर भारतीय रेल, मेट्रो और बस अड्डों को आपस में जोड़ा गया है। देश में ये पहली बार हो रहा है जब एक ही स्टेशन, एक ही ट्रैक पर नमो भारत और मेट्रो रेल चलेगी। यानी एक ही प्लेटफॉर्म से अपने शहर के अंदर भी यात्रा कर पाएंगे और उसी स्टेशन से सीधे दिल्ली भी आ सकते हैं। साथ ही पीएम ने एआई समिट में कांग्रेस के शर्टलेस प्रोटेस्ट पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि एक वैश्विक आयोजन को कांग्रेस ने अपनी गंदी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। पीएम ने कांग्रेस की रणनीति को आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस ने नेताओं ने वहां जो कुछ किया वह दिखाता है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कितनी दिवालिया, कितनी दरिद्र हो गई है। कांग्रेस तो अपने ही देश को बदनाम करने में जुटी है। हम तो वो लोग हैं जो गांव में किसी के यहां शादी ब्याह होता है तो पूरा गांव उसे सफल बनाने में जी जान से जुट जाता है, ताकि मेहमान गांव की एक अच्छी छवि लेकर जाएं। कांग्रेस तो अपने ही देश को बदनाम करने में जुटी है। साथियों, कांग्रेस के नेताओं को मोदी से नफरत है। ये लोग मेरी कब्र खोदना चाहते हैं। मेरी मां को गाली देने से भी उनको कोई परहेज नहीं है। उन्हें भाजपा से विरोध है, उन्हें एनडीए से विरोध है। ठीक है, आपकी राजनीति में यही करना जरूरी है, चलो भाई समझ सकते हैं। 100 से अधिक देशों की प्रतिनिधि भी उस समिट में भागीदार बने और उस समिट के माध्यम से हम सब ने इस बात को देखा है कि वैश्विक नेताओं ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन का और उस विजन को जमीनी धरातल पर प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने की भी भूरी भूरी प्रशंसा की। हम सब ने देखा है कि कैसे फ्रांस के राष्ट्रपति
मैक्रोन ने डिजिटल भारत की सफलता पर विस्तार से उस एआई समिट के अंदर अपनी बात को कहा था। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव झांसी दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने एआई समिट में हुए हंगामे को लेकर बड़ा बयान दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि विदेशी प्रतिनिधियों के सामने हंगामा करना गलत है, इससे देश की छवि खराब होती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का अपमान होता है। इसके साथ ही उन्होंने झांसी में चल रही बीड़ा योजना को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि किसानों की जमीन कौड़ियों के रेट पर जबरन छीनी जा रही है, जबकि किसान अपनी जमीन देना नहीं चाहता। यह किसानों के साथ खुला अन्याय है। उन्होंने 1 वर्ष पूर्व हुए झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड का जिक्र करते हुए स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह फेल है। इसके अलावा अखिलेश यादव ने झांसी पुलिस पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि पुलिस लगातार गांजा पकड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद कारोबार पर अंकुश नहीं लग पा रहा है, जो कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। वहीं उन्होंने 2027 में पीडीए के दम पर सबसे अधिक सीट लाने की बात कही। कितनी खबरें बताएं आपकी, सब देखिए आपकी खबरें जो हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं लखनऊ में भी। और आजकल तो जमाना ऐसा है कि झांसी की जितनी चाहो उतनी खबरें निकाल लो आप। और हमारे मुख्यमंत्री कहाँ जा रहे हैं? किसी चापलूस ने उन्हें कहा, चापलूस का मन होगा जापान घूमने का, तो मुख्यमंत्री जी को जापान ले जा रहे हैं। सुना है वहां पे वनस्पति बहुत अच्छी मिलती है, और अभी तक तो वनस्पति की वजह से यहीं पर बदनाम हो रहे थे। अब बताओ, विश्व विख्यात हमारे हो जाएंगे मुख्यमंत्री जी कि वनस्पति के प्रति कितना प्रेम है उनको, और कितना गांजा पकड़ा जाता है बताओ झांसी में। ये क्या वजह है झांसी ललितपुर में और आसपास गांजा पकड़ा जा रहा है? कभी करोड़ों का, कभी लाखों का, कभी ट्रक के अंदर छिपा के ले जा रहे हैं, बताइए आप। और सुना एक अधिकारी यहाँ सीबीआई के छापे में पकड़ गए। सोचिए जीएसटी में कितना बड़ा खेल चल रहा था। बगल का कानपुर पता करो आप, जीएसटी के अधिकारी गुटके वालों के बैठा दिए गए थे, और जब सेटिंग हो गई तो उसके बाद सब पुलिस हट गई वहां। इसलिए ये सरकार जाने वाली है। गुयाना के उपराष्ट्रपति डॉक्टर भरत जगदेव शनिवार को रामनगरी अयोध्या पहुंचे। उन्होंने अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ रामलला का दर्शन पूजन किया। उन्होंने परिसर में बने अन्य मंदिरों में भी जाकर शीश झुकाया। उपराष्ट्रपति लगभग 1 घंटे तक मंदिर परिसर में रहे। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों का जायजा भी लिया। भव्य नव्य अयोध्या देखकर वे प्रफुल्लित हो उठे। इसके पहले शनिवार सुबह वे प्रतिनिधि मंडल के साथ निजी विमान से वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुंचे। शंखनाद व कलाकारों के भावपूर्ण नृत्य के बीच एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। वहां खाद्य व रसद मंत्री सतीश चंद्र शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह, महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी, मिल्कीपुर के विधायक चंद्र भानु पासवान, कमिश्नर राजेश कुमार, डीआईजी सोमेन वर्मा, डीएम निखिल टीकाराम फुंडे ने उनकी आगवानी की। आपको बता दें, गुयाना के उपराष्ट्रपति डॉक्टर भरत जगदेव शनिवार को रामनगरी अयोध्या पहुंचे। उन्होंने अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ रामलला का दर्शन पूजन भी किया। उन्होंने परिसर में बने अन्य मंदिरों में भी जाकर शीश झुकाया। उपराष्ट्रपति लगभग 1 घंटे तक मंदिर परिसर में ही रहे। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों का जायजा भी लिया। भव्य नव्य अयोध्या देखकर वे प्रफुल्लित हो उठे। इसके पहले शनिवार सुबह वे प्रतिनिधि मंडल के साथ निजी वाहन से वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुंचे। शंखनाद व कलाकारों के भावपूर्ण नृत्य के बीच एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत भी किया गया। वहीं खाद्य व रसद मंत्री सतीश चंद्र शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह, महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी, मिल्कीपुर के विधायक चंद्र भानु पासवान, कमिश्नर राजेश कुमार, डीआईजी सोमेन वर्मा, डीएम निखिल टीकाराम फुंडे ने उनकी आगवानी की।
हरदोई के CSN PG कॉलेज में हीरक जयंती समारोह का शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने कॉलेज के नवनिर्मित प्रखंड भवन का उद्घाटन किया और शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए छात्रों को उज्जवल भविष्य के लिए प्रेरित किया। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार तथा उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने दीप प्रज्वलित कर 21 से 27 फरवरी तक चलने वाले 7 दिवसीय समारोह का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। समारोह का उद्देश्य कॉलेज की 60 वर्षों की शैक्षणिक यात्रा का उत्सव मनाने के साथ साथ नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर परिचर्चा के माध्यम से विद्यार्थियों को नई दिशा प्रदान करना है। महोत्सव के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, एकेडमिक व्याख्यान, संगोष्ठियां तथा खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर कौशलेंद्र सिंह ने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए संस्थान की गौरवशाली परंपरा और उपलब्धियों की जानकारी दी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, शिक्षणगण और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। राज्यपाल के आगमन को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम भी किए गए। एएसपी पूर्वी सुबोध गौतम के नेतृत्व में भारी पुलिस बल तैनात रहा और परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई। समारोह का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। पीलीभीत में गन्ना राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान सपा जिला उपाध्यक्ष मखदूम खान के मामले में पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने कहा कि कौन मखदूम, मैं किसी को नहीं जानता, उनसे मेरी क्या बराबरी। समाजवादी पार्टी का तो यह कल्चर है कि जो बंधक बनाए, जो लूट करें, जो अपहरण करें, गुंडागर्दी करें, उसके साथ खड़े हो जाते हैं। गन्ना राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने चेतावनी देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में रहना है तो कानून का पालन करना पड़ेगा और जो पालन नहीं करेगा उसको कानून का पालन करना सिखाएंगे। वहीं कहा कि नौगवा चौराहे पर टुक टुक ई रिक्शा वालों से अवैध वसूली के संबंध में भी जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह को दिए गए हैं निर्देश। वसूली करने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई। सपा के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव पर कटाक्ष करते हुए गन्ना मंत्री ने कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री से ट्यूशन लें और पीलीभीत के सपा जिला अध्यक्ष भाजपा के जिला अध्यक्ष से सीखें, क्योंकि भाजपा के जिला अध्यक्ष के निर्देशन में हम चुनाव जीतते हैं और सपा वाले सपा के जिला अध्यक्ष के निर्देशन में हारते हैं। विकास के मामले में मंत्री ने गिनाया सड़कों का विकास कार्य। प्रेस वार्ता के दौरान अपने पैतृक गांव से होते हुए जहानाबाद, शाही, बरेली, कुकड़ी, खेड़ा सड़क मार्ग को भूल गए। पीलीभीत की तहसील पूरनपुर में शनिवार को तहसील दिवस में जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के पात्र लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत चयनित पात्र लोगों को लाभ से संबंधित प्रमाण पत्र सौंपे गए, जिससे उन्हें आवास निर्माण की प्रक्रिया में सहूलियत मिल सके। इसके अलावा मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत दुर्घटना में मृत अथवा घायल किसानों के परिजनों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। वहीं मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत पात्र युवक युवतियों को भी लाभ से जुड़े प्रमाण पत्र सौंपे गए। अधिकारियों ने लाभार्थियों से योजनाओं का सही उपयोग करने की अपील की और कहा कि सरकार की मंशा जरूरतमंदों तक सीधा लाभ पहुंचाने की है। जहां झारखंड विधानसभा में आज राज्य की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर द्वारा सदन में पेश किए गए अनुपूरक बजट में राज्य के पंचायती विभाग को 605 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव लाया गया, तो वहीं ग्रामीण विकास को महत्वता देते हुए बजट पेश किया गया। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि सरकार गांव के समग्र विकास और पंचायतों को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयासरत है। इस राशि का उपयोग पंचायत स्तर पर बुनियादी ढांचे के विकास, जन सुविधा के विस्तार और विभिन्न ग्रामीण योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने में किया जाएगा।
उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की गति को तेज करना और पंचायतों को सशक्त बनाकर आम लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। सरकार का मानना है कि ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देने से राज्य के समग्र विकास को नई दिशा मिलेगी। वो हमारे विभाग के लिए बहुत विशेष है। खास करके पंचायती राज में राज्य में पहली बार स्टेट फाइनेंस कमीशन के अनुमोदन पर राज्य को 605 करोड़ रुपए पंचायतों के लिए मिला है, जो ऐतिहासिक है और इसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत थे। और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगी माननीय वित्त मंत्री और आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का। इसके अलावा जो ग्रामीण कार्यों में रोड और पुल को लेकर के बातें थी, 1717 करोड़ रुपए ग्रामीण कार्य के लिए मिला है। तो जो लंबित भुगतान और इन सब चीजों की बात लोग उठाते रहे, उसका निदान होने जा रहा है। ग्रामीण विकास में भी मुझे लगता है कि टॉप 3 अगर आप बजट की बात करें, पहले 4-5 विभाग जो आते हैं उसमें हमारे तीनों विभागों को मिला है। मैं इसके लिए बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का। गिरिडीह जिले के पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष राकेश महतो की हत्या पर विधानसभा से लेकर पूरे राज्य में सियासत अब तेज हो चुकी है। ऐसे में प्रमुख विपक्षी दल भाजपा ने सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। जानकारी दे दें कि राकेश महतो का अधजला शव गिरिडीह के नियमा घाट थाना इलाके के खांखी जंगल में मिला, जिसे पेड़ के पत्तों से जलाने का प्रयास भी किया गया है। इस मामले पर मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने दुख जताते हुए आज सदन परिसर में अपराधी के जल्द पकड़े जाने का आश्वासन दिया। स्वाभाविक तौर पर राजनीतिक कार्यकर्ता यदि चुनाव लड़ते हैं तो राजनीतिक पार्टियां जो उनसे संबंधित हैं, समर्थित हैं, अपना प्रयास करेंगी। सब लोग कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं और ये कहीं से कोई अनुचित भी। झारखंड में निकाय चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। इसी क्रम में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी बोकारो पहुंची, जहां उन्होंने चास नगर निगम चुनाव में भाजपा समर्थित उम्मीदवार के पक्ष में जोरदार रोड शो किया। बोकारो में आयोजित इस रोड शो के दौरान सैकड़ों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने बाइक रैली निकालकर भाजपा के समर्थन में शक्ति प्रदर्शन किया। राज्य सरकार नगर निगम का कराना नहीं चाहती थी, कहीं न कहीं इसको भय था और ये साफ दिख रहा है। भय के वजह से आज वो बैलेट पेपर पर फिर चुनाव करा रही है। माननीय उच्च न्यायालय और भारतीय जनता पार्टी के लगातार प्रदर्शन के बाद सरकार को ये निर्णय लेना पड़ा और आज 23 तारीख को अब चुनाव होना है। तो निश्चित तौर पे जो भी हमारे भारतीय जनता पार्टी, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवार अविनाश कुमार जी है, बिस्किट छाप इनका चुनाव चिन्ह है। आम जन के मन में है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि देश की सेवा, राज्य की सेवा और नगर की सेवा भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। आम जन के लिए, आम जन के साथ रहकर पार्टी ही काम कर सकती है। झारखंड के 48 निकाय क्षेत्रों में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर कल वोट डाले जाएंगे, जिसे लेकर आज सभी प्रत्याशियों ने डोर टू डोर जनसंपर्क साधा। तो वहीं रांची की पूर्व मेयर एवं प्रदेश कांग्रेस महिला अध्यक्ष रमा खलको ने प्रचार के अंतिम दिन एपीएन न्यूज से खास बातचीत में रांची महापौर प्रत्याशी के रूप में अपना विजन साझा किया। इस दौरान झारखंड चैम्बर भवन में जीएससीए प्रेसिडेंट अजय नाथ शाहदेव, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत साहेब भी बाकी सदस्यों के बीच उपस्थित होकर उन्हें अपना समर्थन देते नजर आए। राज्य के 48 नगर निकाय क्षेत्रों में होने वाला है चुनाव। 23 फरवरी की तारीख बेहद महत्वपूर्ण है। झारखंड के लिए नगर निकाय का चुनाव होने वाला है। इसी कड़ी में बात करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं रांची महापौर प्रत्याशी और रांची की पूर्व मेयर रह चुकी इस वक्त झारखंड महिला प्रदेश अध्यक्ष रमा खलको जी। क्या विजन है उनका, सबसे पहले जानेंगे, क्योंकि चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। किस तरीके से आपने जो प्रचार किया और तमाम लोगों से आप मिली, क्या कहेंगी, आपका क्या विजन होगा इस पर? देखिए, इस बार का चुनाव प्रचार का समय बहुत कम दिन का था।
हमने पूरी कोशिश की कि हर वार्ड में हम जाए और लोगों से संवाद स्थापित करें, क्योंकि 53 वार्ड अभी है, पहले 55 वार्ड था और सभी जगह लोग मुझे बुला रहे थे, लेकिन फिर भी वो संभव नहीं हो पाया। लेकिन हमारे जो सीनियर्स, हमारे जो कार्यकर्तागण हैं, कहीं पर कोई मंत्री चले गए, कहीं पर कोई सीनियर्स पदाधिकारी चले गए और वो उपस्थिति वहां पर रही और हम लोगों ने उनके जो समस्या है, वो समस्या 2008 की जो बरकरार समस्या है, उनको हम लोग देखने सुनने का हम लोगों को मौका मिला। अपनी जगह घूमकर प्रचार किया, लोगों से खुद जनसंपर्क आप साधने की कोशिश करती नजर आई। सबसे ज्यादा क्या इस वक्त रांची के लिए चुनौती है, यहाँ के विकास के लिए आपको ऐसा लगा, जिस पर अगर आपको मौका मिलता है, आप जीत कर आती है इस पद पर, तो आप उस पर सबसे पहले क्या काम करना चाहेंगे? देखिए, पानी का मुद्दा है सबसे पहले, क्योंकि गर्मी आती है और हमेशा नलकूप और कुआं सूख जाता है, तो पानी टैंकर से निगम देता है। तो हमारी ये प्रयास रहेगा कि कैसे हम उसको सिर्फ 1 महीने 2 महीने के लिए नहीं, पूरे हमेशा के लिए वो कैसे हम व्यवस्था करें, ताकि हमेशा से सबको पानी तरीके से लोगों को मिल सके। ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। रांची की जो सबसे बड़ी समस्या है पानी की समस्या, इसके अलावा सड़क को लेकर जो समस्या है, जो स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं हैं, उस पर उन्होंने जानकारी दी। जो विजन है ये उन्होंने बताया है। देखना ये होगा चुनाव के बाद, मतगणना के बाद जो नतीजे आएंगे 27 फरवरी की तारीख को, उस पर रांची की जनता किसके साथ खड़ी होती है। फिलहाल हमारे सहयोगी दीपक के साथ एपीएन न्यूज से मेरे झारखंड विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के बीच नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार की कार्यशैली पर कड़ी टिप्पणी करते हुए राज्य के कानून व्यवस्था, भूमि अधिग्रहण, खनन नीतियों, बजट घोषणाओं और प्रशासनिक नियुक्तियों से जुड़े मुद्दों को सदन में उठाया। वहीं राज्य के ऐतिहासिक और सामाजिक योगदान का उल्लेख करते हुए उन्होंने बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा और दिशोम गुरु जैसे विभूतियों के सम्मान में प्रतिमाएं स्थापित करने तथा उनके संघर्षों पर आधारित एक विशेष पुस्तकालय बनाने का सुझाव दिया। इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए, जिनका जीविकोपार्जन का एकमात्र खेती है, तो कहीं खनिज हमें निकालना होता है तो वो जरूरी होता है। तो हमें उस बात का ध्यान रखना चाहिए, अगर जिसकी जमीन से हम खनिज निकाल रहे हैं तो जमीन के बदले उतनी जमीन हम उनको कहीं व्यवस्था करें। ये सरकार को इसकी विचार करना चाहिए और इस पर सोचना चाहिए। कोई बहुत बड़ा कठिन काम ये नहीं है, क्योंकि बहुत सारे वर्ग होते हैं, बहुत से जातियां होती हैं जो जमीन को देना भी सरकार को चाहती है, जमीन को बेचना भी चाहती है, क्योंकि वो अन्यत्र काम भी वो कर सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं, रोजगार भी कर सकते हैं। तो हमें इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके, ताकि लोग उजड़े नहीं, लोग बेघर बार नहीं हो, इस पर सरकार को हर हमेशा सजग रहना चाहिए, क्योंकि आखिर सरकार काम करती है, जनता के लिए काम करती है। देश के चर्चित उद्योगपति गौतम अडानी रविवार को देवघर पहुंचे, जहां उन्होंने विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ धाम में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उन्होंने ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर राष्ट्र और प्रदेश की उन्नति व समृद्धि की कामना की। मंदिर प्रशासन की ओर से पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किया गया। वीआईपी मूवमेंट के कारण परिसर में सुरक्षा चाक चौबंद रही। वहीं श्रद्धालुओं के बीच भी खास उत्साह देखा गया। दर्शन के उपरांत अडानी ने मंदिर परिसर का संक्षिप्त भ्रमण किया और स्थानीय पुजारियों से बातचीत भी की। अब रुक करेंगे बिहार की खबरों की, जहां दिल्ली में आयोजित एआई समिट के दौरान यूथ कांग्रेस द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन के बाद सियासत तेज हो गई। भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। इसी कड़ी में भागलपुर में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और कांग्रेस तथा राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने दानवीर भामाशाह चौक पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गद्दार बताते हुए उनका पुतला दहन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ आक्रोश जताया और प्रधानमंत्री पर भी की गई टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। भागलपुर बीजेपी के जिलाध्यक्ष संतोष शाह ने कहा कि कांग्रेस की यह साजिश और प्रधानमंत्री मोदी पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
भागलपुर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। ईशा कचक थाना क्षेत्र में रेलवे लाइन के पास छापेमारी कर पुलिस ने 2 स्मैक कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 14 पुड़िया स्मैक और 90,000 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि इलाके में स्मैक की खरीद बिक्री की जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम मौके पर त्वरित कार्यवाही करते हुए पहुंची और छापेमारी की। पुलिस को देखते ही मौजूद युवक भागने लगे, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 2 आरोपियों को पकड़ लिया। गरीब ग्रामीणों को मदद का झांसा देकर उनकी मेहनत की कमाई और साख पर डाका डालने का एक गंभीर मामला सामने आया है। अमरपुल के विदनचक गांव में एक सीएसपी संचालक और उसके कर्मी पर धोखाधड़ी और गमन के संगीन आरोप लगे हैं। विदनचक निवासी रामविलास ठाकुर, वीणा देवी, खीरन ठाकुर और अर्चना कुमारी ने पुलिस को बताया कि उन्हें 25,000 रुपए का लोन दिलाने का लालच दिया गया था। सीएसपी कर्मी गुलशन कुमार ने लोन पास कराने का भरोसा दिलाया। फिंगरप्रिंट लेकर पीड़ितों को वादे के मुताबिक 25,000 रुपए दे दिए थे। प्रगति और परंपरा की धरती बांका ने शनिवार को अपना 36वां स्थापना दिवस एक उत्सव के रूप में मनाया। आरएम के मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में जिले के विकास का संकल्प और विरासत का गर्व साफ झलक रहा था। समारोह की शुरुआत माननीय विधायक राम नारायण मंडल, जिला पदाधिकारी नवदीप शुक्ला, पुलिस अधीक्षक उपनेंद्र वर्मा और डीडीसी उपेंद्र सिंह द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर की गई। अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की, जहां उप मुख्यमंत्री एवं स्थानीय विधायक करुण साव ने लोरमी प्रवास के दौरान ग्राम कारी डोंगरी और दरवाजा के बीच मनियारी नदी पर निर्माणाधीन पुल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पुल निर्माण की धीमी गति पर कड़ी नाराजगी जताई और अधिकारियों को फटकार भी लगाई। डिप्टी सीएम ने कहा कि अब तक पुल का निर्माण पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन कार्य निर्धारित समय सीमा से काफी पीछे चल रहा है। नई दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अर्धनग्न प्रदर्शन को लेकर सियासत गर्मा गई है। इसी मुद्दे पर रायपुर में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। भाजयुमो अध्यक्ष राहुल टिकरिहा के नेतृत्व में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय की ओर पहुंचे और कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। स्थिति को देखते हुए कांग्रेस कार्यालय से पहले शंकर नगर टर्निंग पॉइंट पर पुलिस बल की भारी तैनाती की गई थी, ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की, जहां नर्मदापुरम में रेत परिवहन को लेकर ट्रक मालिकों और प्रशासन के बीच विवाद गहराता नजर आ रहा है। प्रदेश के कई जिलों से आए रेत ट्रक ओनर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने एकत्र होकर रेत ठेकेदारों समूह के कार्यालय का घेराव किया और ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि वे शासन के नियमों के तहत रॉयल्टी का भुगतान कर वैध रूप से रेत परिवहन कर रहे हैं। तो फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।